आता है जिसे हम बोलते हैं जीएस। जीएस पेपर में 10 इकाइयाँ दी गई हैं पढ़ने के लिए, जिसमें हम अध्ययन करेंगे इकाई 4। तो हम इकाई 4 एमपीपीएससी की दृष्टि से जीएस पेपर को आधार बनाकर ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी में किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है और उस सिलेबस के मायने क्या होंगे। जैसे आपसे कहा गया है इकाई 4 में कि आप भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों का अध्ययन करके आइए, और दोनों की उसने कॉमन टॉपिक लिख कर दिए हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँगा भारत के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, तो इसमें स्वतः ही विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं को हम इंक्लूड कर देंगे। अब मुद्दा इस बात का है कि भौतिक विशेषताओं का मतलब क्या होता है। देखिए, विशेषता शब्द का अर्थ होता है जो किसी भी भौतिक दशा की विस्तार को बढ़ावा देने से ना रोक पाए, लेकिन उसका अर्थ सीमित कर दे। माने अगर मैंने कहा दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार एक भौगोलिक दशा है, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो दक्कन का पठार बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। बेसाल्टिक लावा के बने होने के कारण काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। काली मिट्टी में गन्ने की खेती होने के कारण उस पठारी प्रदेश में शुगर मिल भी लग सकती है। तो भौतिक विशेषताओं का सीधा सा संबंध है जो भी स्थलाकृतियाँ या स्थल स्वरूप हमें पृथ्वी की सतह पर, चाहे वो आंतरिक हों या वो बाहरी हों, जो भी निर्मित हुई हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। फिर अगला शब्द आता है प्राकृतिक प्रदेश बताइए। अब भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को अगर हम देखेंगे तो जेसी चटर्जी भारत के बहुत प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने भारत के भौगोलिक भागों को 6 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन राजस्थान पीएससी में आया एक प्रश्न भारत के भौगोलिक भागों को 4 भागों में डिवाइड करता है। तो इनके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या होते हैं प्राकृतिक प्रदेश, जैसे हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप और द्वीप समूह, विशाल गंगा का मैदान, ये भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। अब दोनों को एक साथ करके पढ़िएगा आप लोग, या हम पढ़ाएंगे आपको कि प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को हम विश्व के भूगोल में समझाते हैं। जैसे एटलस विश्व भूगोल का एक भौतिक लक्षण है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है एटलस की। तो पहली विशेषता वो एक नवीन वलित पर्वत है। दूसरी विशेषता है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम टोबोकुल है। और तीसरी विशेषता उसकी यह है कि वह उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों में विस्तारित हुआ है। तो ये अध्ययन का तरीका होना है कि भौतिक विशेषता और भौगोलिक प्रदेश को किस प्रकार से हम आपसे पढ़ने वाले हैं या हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में। दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं? साधन और संसाधन में अंतर होता है। संसाधन कोई भी ऐसी दशा जिसका प्रयोग करना मानव जानता हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। अगर वो नेचुरल यानी प्रकृति से प्राप्त हो तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। जैसे जल प्राकृतिक संसाधन है, वन प्राकृतिक संसाधन है, धात्विक खनिज प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन उसने सिलेबस में तो आपको दिया हुआ है कि वन प्राकृतिक संसाधन है, तो सर इसमें पढ़कर क्या आना है, मैं आपको डिस्कस करना। देखिए, जब भी आपसे बोला जाए वन, तो इसमें क्या डायमेंशन हो सकते हैं वन से संबंधित। पहला डायमेंशन ये होगा कि वन किसे कहते हैं, परिभाषा। वन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। सर वन की परिभाषा माने, क्योंकि जब मैं आपको वन रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तो वन रिपोर्ट में एक शब्द आएगा वन आच्छादित। वन आच्छादित का मतलब वनों से आच्छादित। एक आएगा वृक्षाच्छादित, वृक्ष का मतलब वृक्षों से आच्छादित। तो क्या सर वन और वृक्ष अलग अलग होते हैं? बिल्कुल।
यही पढ़ने के लिए हम आपसे रूबरू होने वाले हैं कि वन और वृक्ष में क्या अंतर है और किस प्रकार का प्रतिशत पूछा जाएगा। एमपीपीएससी आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में वन आच्छादित प्रतिशत या क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये बताइए कितना वन आच्छादित है मध्य प्रदेश में, कितना वृक्ष आच्छादित है। तो इन दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए हम लोगों को। दूसरा इसमें आएगा वनों का प्रकार, कितने प्रकार के वन होते हैं, ये हमको प्री में पढ़ना है। तीसरा इसमें आएगा वनों से संबंधित रोग, यानी जो वृक्षों में रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको। चौथा आएगा वृक्षों से संबंधित वानस्पतिक नाम। वनस्पति के नाम जैसे टेक्टोना ग्रांडिस किस वनस्पति का नाम है। अब नहीं समझ में आ रहा है, सिलेबस में उसने कहा है वन पढ़ाइए, लेकिन हम जब वन पढ़कर गए तो हमको ये नहीं मालूम था कि वन में पढ़ना क्या है। तो जो वन में हमको पढ़ाई करनी है वो ये है। इसके अलावा अगला जो है वो है तुम्हारा खनिज। खनिज दो प्रकार का, धात्विक और अधात्विक। हाल ही में मध्य प्रदेश पीएससी ने आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है, और उसमें उन्होंने सीसा और संगमरमर दोनों दिया था। अब जिस बच्चे को ये नहीं मालूम कि संगमरमर अधात्विक है तो फिर उसका बेसिक लेवल बहुत कमज़ोर है। अब खनिज कितने प्रकार का होगा हम इसको ही समझेंगे। कौन सा खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। संगमरमर धारवड़ क्रम की चट्टानों में उत्तम क्वालिटी का मिलता है, क्यों, जबकि लोहा आर्कियन चट्टान में प्राप्त होने के बाद भी हम नहीं यूज कर पाते हैं। इसका कारण क्या है। खनिजों का चट्टानों से सीधा संबंध है। तो अगर खनिज हमको तैयार करना है तो हमें भारत और विश्व की चट्टानें तैयार करनी होंगी। खनिज में मध्य प्रदेश का सबसे जो प्रसिद्ध, या मैं बोलूँ तो सबसे फेमस जो क्राइटेरिया है वो है तेल, ऑयल। आप अगर देखो मध्य प्रदेश पीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था कुजनेट्स क्या है, किरकुक क्या है, मंगला क्या है, तो वो इन क्षेत्रों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। खनिज की खान चुक्कुई कमाटा किससे संबंधित है, ची हुआ कहाँ पर है, खेतड़ी की खान कहाँ पर है, मलाज खंड कहाँ पर है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला शब्द है संपदा क्या होती है। यहाँ संपदा से अर्थ समझिएगा। संपदा एक ऐसा भौतिक संसाधन है जिसका मानव अपने ऊपर अधिकार रखता है। संपदा शब्द से स्पष्ट है कि वन, खनिज, जल, मृदा इत्यादि के अलावा भी जो बच रहा है उसको भी आप तैयार करके आइए। फिर हम आगे आते हैं तो हमको मिलता है जल। जल में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे सतही जल, भूगर्भ जल। तो सतही जल कितना प्रतिशत है भारत में, भूगर्भ जल कितना प्रतिशत है भारत में, भारत का कौन सा राज्य अभी भूगर्भ जल से या भूजल से पूरी तरह से ग्रसित है, भूजल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम आते हैं कृषि। कृषि में कृषि उत्पाद, कृषि का जीडीपी में योगदान, कृषि का भारत में योगदान, कृषि के तरीके और कृषि से संबंधित जो भी मेथड हैं। जैसे हाल ही में एक शब्द आपने सुना हो, जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज में नहीं होता है। एमपीपीएससी कथन के प्रकार वाले प्रश्नों को देना शुरू कर चुका है, तो केवल फैक्ट रखने से आपका काम नहीं होगा। दिया गया सिलेबस इतना विशाल है कि यदि आप इसका प्रॉपर अध्ययन नहीं करते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि आप ये यूनिट में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल फैक्ट की क्लास नहीं होनी है, फैक्ट के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। एमपीपीएससी ने 11 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, और मैं मानता हूँ कि कृषि अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैं इसको टॉपिक मान ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसको सब्जेक्ट मान रहा हूँ। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए, देखते हैं कि हम इसको किस स्तर तक आपको डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ नोट्स, प्रॉपरली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, इनके साथ साथ आपको गाइडेंस देने वाले हैं। आगे देखते हैं, वन्य जीव की बात करते हैं। तो वन्य जीव का सीधा सा मतलब है हमें वन्य अभ्यारण्य पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो कि बताइए चीतल का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए पैराडाइज फ्लेशर क्या होता है। तो हमें इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है।
दूसरा ये कि कोर और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, ये सब के सब हमें वन्य जीव और उससे संबंधित मुद्दों में पढ़ने की ज़रूरत है। अगला आता है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य सफारी, जो इसी का एक्सटेंशन है, उन्होंने अलग से कर दिया है। वन्य जीव में हम इसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन की प्रोसेस को भी समझेंगे। अब भारत की बात आ रही है तो आपने कभी सुना हो ऑलिव रिडले कछुए, तो बताइए क्या ऑलिव रिडले कछुए को हम वन्य जीव के अंतर्गत शामिल करेंगे? अगर जवाब है हाँ, तो वो किस प्रकार के अभ्यारण्य में पाला जा रहा है, उसके लिए अनुकूलित दशाएं कैसी होनी चाहिए, टेम्परेट होनी चाहिए या उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए? ये कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, जो किताब में लिखा है वो फैक्चुअल है। तो हम इस मुद्दे पर भी आपसे बात करने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए अगला है सामाजिक भूगोल। मैं मानता हूं कि ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया है एमपीपीएससी का, और यहाँ से अमूमन प्रश्न आते ही हैं, जैसे जनसंख्या और उससे संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, स्पेशली माल्थस का सिद्धांत। माल्थस जनसंख्या के बारे में क्या सोचते हैं, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके संबंधित सिद्धांतों और अध्ययनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, जिसमें आप पढ़ेंगे जनसंख्या की वृद्धि 3 प्रकार से होगी। पहला दशकीय वृद्धि, दूसरा मासिक वृद्धि, और तीसरा साल दर साल वृद्धि। मासिक वृद्धि का मापन नहीं होता है, लेकिन साल दर साल और दशकीय वृद्धि का मापन भारत में होता है। एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो वो पैटर्न समझिएगा कि वो डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध शिक्षा और स्वास्थ्य से होता है। जिस देश में शिक्षा ज़्यादा होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य ज़्यादा होगा, शिक्षा जन्म दर को नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य मृत्यु दर को नियंत्रित करता है। मान लो कि मध्य प्रदेश का मृत्यु दर ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकालिए कि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं। इसी प्रकार से अगर जिस राज्य का जन्म दर ज़्यादा होगा, वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी कम होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को आधार बनाकर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है और उसके मुद्दों को समझा जा सकता है। उसी हिसाब में हम आगे बढ़ेंगे आयु की संरचना कि बताइए प्रौढ़ावस्था में कुल कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश की जननांकिका भार है। अब हमें जननांकिका का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्हीं शब्दावलियों को लेकर हम आपके सामने पेश होने वाले हैं। हमारा ये कोर्स आपके सामने लॉन्च हो चुका है। बहुत प्रेफरेंस और शॉर्ट टर्म ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और बहुत कम समय में हम आपको उत्तम क्वालिटी गुणवत्ता का डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का। लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां। सर आर्थिक गतिविधियों में क्या पढ़ना है हमको? आर्थिक गतिविधियों में ये पढ़ना है कि मुझे ये बताइए सेवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो जनभार लगा हुआ है उसका योगदान जीडीपी में कितना है, नहीं मालूम है हमको। राष्ट्रीय राजमार्ग या राज परिवहन में जनसंख्या समुदाय का कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र होता है अंतर्राज्यीय, नहीं मालूम हमको। तो ये आर्थिक गतिविधियों में हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या कारण है पीथमपुर अब धीरे धीरे डेट्रॉइट नहीं रहा? ये आर्थिक गतिविधियों का एक कारण है जो हमको प्री में पढ़ने की ज़रूरत है। आर्थिक भूगोल में फिर से हम प्राकृतिक और मानव संसाधन को पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे। उद्योग क्या होते हैं? प्राथमिक संसाधनों को तो उद्योगों में पूछ सकता है उद्योग क्या होते हैं, तो कुछ नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को मॉडिफाई करके वैल्यू ऐड करके नए उत्पादों में तैयार करना उद्योग कहलाता है। तो कौन सा उद्योग भारत में पहली बार लगा, एल्युमिनियम उद्योग कब लगा, लोहे का उद्योग कब लगा, कपड़े का उद्योग कब लगा, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में ही क्यों लगा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लग पाया, उसके एक कारण पूछ सकता है। तो कारण सहित हम डिस्कशन करते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। उद्योगों को दूसरे शब्दों से, दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके ही पढ़ा जा सकता है। जैसे जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग है, एक ऐसा उद्योग जो सबसे आदर्श उद्योग माना जाता है। क्यों? जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग रांची के पठार पर है। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग है, जो धात्विक खनिज से बहुत ज़्यादा संपन्न है। इसके अलावा वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्णरेखा नदी जो उसको जल प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा जिस उद्योग से मलबा निकलता है उस मलबे को नदी के द्वारा ही समुद्र में डिपॉजिट कराया जाता है।
तो जमशेदपुर से निकलने वाला लौह इस्पात उद्योग का मलबा इसी स्वर्ण रेखा नदी से, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा रेखा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके उत्तर में जाते हैं तो हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग के पठार में झारिया जैसे क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। तो जो हमारा जमशेदपुर इस्पात उद्योग है वह सबसे आदर्श दशा में फैला हुआ है, आदर्श दशा में अवस्थित है। 1907 में स्थापित हुआ था। इसे टाटा इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया था। प्राइवेट सेक्टर का उद्योग है। कहानी के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें कोरिलेट होती हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो आंसर मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम देखते हैं यातायात। अब यातायात में तो जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है। हाल ही में नेशनल हाईवे की संख्या चेंज हुई है। जो नेशनल हाईवे पहले 7 हुआ करता था, अब उसे हम 44 कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 हो गया है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 27 हो गया है। दूसरे नंबर पर 44 है। 27 कंप्लीट हो चुका है उधर दमना साइड में, पश्चिम बंगाल में, इसीलिए सबसे लंबा हो रहा है। तो हमें इस प्रकार से समझना है कि हमारा यातायात में कितने बंदरगाह हैं। पूछा जाएगा कि भारत में कुल मेजर पोर्ट, बड़े बंदरगाहों की संख्या बताइए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बताइए। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से उठेंगे, उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। फिर आता है विश्व महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत इत्यादि। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ज्वालामुखी रहित महाद्वीप किसे हम कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आशा का महाद्वीप किसे कहते हैं? गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैपिंग की क्लास यदि आप प्रॉपर गाइडेंस में करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। नदियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नदियों से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं? 3 ही प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला, कहाँ से उगती है, यानी जन्म कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है। दूसरा, कौन सा इस पे जलप्रपात बना हुआ है। तीसरा, कौन सा बांध बनाया गया है। विश्व के संदर्भ में पूछेगा तो बताओ 3 गॉर्ज डैम कहाँ पर है। भारत के संदर्भ में पूछेगा तो बताओ महानदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत ही आसान भाषा में वो पूछ सकता है। आगे है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। देखिए यहाँ पर संसाधन की बात हम जब कर रहे हैं तो भारत का भी और विश्व का भी, वही कहाँ पर किस प्रकार, जैसे कसाई एक नदी है कांगो की, उसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। इस प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करना है। सेल्वास किन वनों को कहते हैं। अमेजन को विश्व का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में समझिए। परंपरागत क्या होता है? जिनका यूज हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है, उन्हें परंपरागत, जैसे लकड़ी जलाकर, जैसे गोबर के कंडे, जैसे कोयला, जैसे तेल और गैस। गैर परंपरागत जो अभी शुरू किया है हमने, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फलानी ऊर्जा, ढिकानी ऊर्जा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। एक और ध्यान रखना, जो ये भौतिक विशेषताएं हैं, इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, इन सब घटनाओं का अध्ययन भी हमको करना होगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था भौतिक विशेषताओं का सीधा सा अर्थ है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी। जिस बच्चे ने ये समझ लिया कि हमें पढ़ना क्या है, फिर उसको ये समझना होता है कि हमें पढ़ना कहाँ से है। पढ़ना क्या है मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ें पढ़नी हैं। कैसे पढ़ना है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ, अनुभव कीजिए कुछ ऐसा जो आपके एग्ज़ाम को, जो आपकी तैयारी को पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाए। संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर से और हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई नियंत्रित रखें। जय हिंद, जय भारत।